अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगुलर स्टार्ट की थी और हम लोगों ने एंगुलर देखा था, एंगुलर क्या होती है, और बहुत जल्दी मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया था। तो फोल्डर स्ट्रक्चर हम एक दफ़ा और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमें उसके आर्किटेक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर और फ्लो का अंदाजा हो जाए। और आज हम बेसिक बेसिक काम करके भी देखेंगे कि किस तरह से एंगुलर का प्रोजेक्ट चलता है, उसमें किस तरह से काम करना है। ठीक है, ये फ्लो हम देखेंगे। ठीक है, एंगुलर से फ्रंट एंड क्रिएट किया जाता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है, हम 90% केसेस के अंदर यूआई बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? यूआई। ठीक है, अब यूआई बनाने का भी इसमें एक फ्लो है और एक आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंगुलर और उसका कमांड लाइन इंटरफेस टूल अपने विंडोज में इंस्टॉल करना है तो आपको सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपके पास एनपीएम का एक्सेस होना चाहिए। अगर एनपीएम नहीं चल रहा तो मैंने आपको बताया था कि आप सी में जाकर पाथ उठाकर एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सेट करोगे। ठीक है, वो वीडियो के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो एक कमांड चलाओगे अपने विंडोज के किसी भी टर्मिनल के अंदर। वो कमांड है npm इंस्टॉल हाइफन जी का फ्लैग, जो कि ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है @angular/cli। ठीक है, इससे आपकी एंगुलर भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका कमांड लाइन इंटरफेस भी इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप तमाम एंगुलर की कमांड्स वगैरह चला सकते हो अपने सिस्टम के अंदर किसी भी टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपके पास एंगुलर इंस्टॉल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? आपने कोई भी टर्मिनल वगैरह खोल लेना है, गिट बैश खोल लो, सीएमडी खोल लो, पावर शेल, और आपने आकर एक कमांड यहाँ पर टाइप करनी है। मैंने आपको बताया था कि एंगुलर को उसके सीएलआई में एनजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनजी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एनजी स्पेस वर्जन, तो आपको एंगुलर का ये वर्जन बता देगा अगर एंगुलर इंस्टॉल्ड होगी तो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एंगुलर इंस्टॉल्ड है, आपके पास इंटरफेस आ रहा है, थोड़ा सा मैसअप हो गया। खैर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एंगुलर इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये कमांड रन करने की अब जरूरत नहीं है। ये वन टाइम सेटअप होता है। क्या होता है? वन टाइम सेटअप होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। किसी भी डायरेक्टरी को हमने यहाँ पर चूज कर लेना है अपनी मर्जी की, जो चूजन लोकेशन है जहाँ पर हम प्रोजेक्ट एंगुलर का क्रिएट करना चाहते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, जैसे पीएचपी में रिस्ट्रिक्शन होती है एचटीडॉक्स की, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर यहाँ पर ना मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसका नाम मैं रखूंगा एनजी प्रोजेक्ट्स। क्या नाम रखूंगा? फोल्डर बन रहा है, नहीं बन रहा? हाँ, बन रहा है। ठीक है, एनजी प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं जाऊंगा और इसमें ही मैं अपने तमाम एंगुलर के आने वाले प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊंगा ताकि मेरे पास एक जगह रहे। ठीक है, वरना बाहर बनाऊंगा तो वो मैसअप हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं ओपन कर लूंगा अपने वीएस कोड के अंदर, या डायरेक्ट आप यहाँ पर सीएमडी या गिट बैश को भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पर आप बनाओगे एंगुलर का प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने की जो कमांड है वो है एनजी न्यू, और आपके ऐप का नाम जो भी आप, यानी आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऐप रख देता हूँ, या आप कुछ भी रख सकते हो। जो आपके ऐप का नाम है उसमें स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, और हमेशा की तरह पिछली क्लास में भी देखा था कि आपसे कुछ सवाल करता है। ठीक है, सबसे पहले स्टाइल शीट लैंग्वेज आपसे पूछता है, क्योंकि एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है तो इसमें ज़्यादातर फ्रंट एंड पे फोकस होगा। तो इसके अंदर आपको तमाम इंटीग्रेटेड सीएसएस स्टाइल्स मिलते हैं, लेस सीएसएस, एस सीएसएस, एस सीएसएस, टेलविंड और सीएसएस। और आपको पता है टेलविंड आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है, तो ये आपको, अगर आप टेलविंड को यूज करते हो या चूज करते हो तो आपको टेलविंड की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करके देगा, आपको बाद में इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन अभी फिलहाल हम सीएसएस के साथ जा रहे हैं, सिंपल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपसे सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड रेंडरिंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि ऐसा कोड जो क्लाइंट की मशीन पर रेंडर होता हो उसे क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं, और जो सर्वर पर लोड हो जाता हो वो सर्वर साइड रेंडरिंग है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मुझे एसईओ वगैरह पर्पस कुछ नहीं करना, तो मैं इसे नो कर दूंगा। नो करने के बाद ये मुझसे पूछता है कि एंगुलर के अंदर अगर आप कोई एआई एजेंट वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हो, कि क्लॉड का या कर्सर का या जेमिनाई का, विंडसर्फ और बहुत सारे यहाँ पर, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर नन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर अभी मैं कोई एजेंट यूज़ नहीं कर रहा, अगर मैं चूज करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं नन कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। आई होप सबको प्रोजेक्ट क्रिएट करना आ गया होगा और सबने घर पर एक दफ़ा करा होगा। ठीक है, नहीं किया तो फिर आप खुद जिम्मेदार हो।
अच्छा, तो हमारा एंगुलर का ऐप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ऐप इसको हमने ओपन कर लेना है अपने कोड एडिटर वीएस कोड के अंदर। ठीक है। और वीएस कोड में ओपन करने के बाद आपके सामने इसका पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, एंगुलर के ऑफिशियल की तरफ से, ऑफिशियल पैकेजेस एक्सटेंशंस की तरफ से वीएस कोड के एडिटर में एक एक्सटेंशन आपको मिलती है। क्या मिलती है? एक एक्सटेंशन जिसका नाम है एंगुलर लैंग्वेज सर्विस। क्या नाम है? ठीक है, ALSB से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जो कि एंगुलर डॉट डेव की ऑफिशियल एक्सटेंशन है वीएस कोड के लिए। ये आपको वीएस कोड में बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे सजेशंस वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मॉड्यूल्स अगर आपको डायरेक्टली करने हो ऑटोमेटिक, तो ये सारी चीज़ें आपको एंगुलर लैंग्वेज सर्विस में मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे PHP में मैं सजेशन नहीं आ रही होती तो हम PHP बहुत सारी एक्सटेंशन करते हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल एक्सटेंशन है नहीं। लेकिन एंगुलर ने आपको ऑफिशियल एक एक्सटेंशन क्रिएट करके दी है एंगुलर लैंग्वेज सर्विस के नाम से। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। क्लियर है? ठीक है। और ये होने के बाद अब आ जाते हैं हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पर और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और इसको इन डेप्थ, इसका फ्लो और किस तरह से एंगुलर में काम होता है, ये हम आज देखने वाले हैं। हमेशा की तरह VS कोड का फोल्डर है जो कि VS कोड अपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है इसके अंदर। दूसरा है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वो फोल्डर है जो कि एनपीएम की तरफ से एंगुलर में यूज होने वाले जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस, डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज हैं, उन सब के पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होते हैं। यानी कि एनपीएम से अगर आप कोई थर्ड पार्टी पैकेज या एंगुलर को रन करने के लिए, एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करने के लिए, एंगुलर के अंदर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, पैकेजेस यूज कर रहे हो एनपीएम के थ्रू, किसके थ्रू? तो एनपीएम उन्हें नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल करता है। इसका मतलब है अगर नोड मॉड्यूल्स ना हो तो वो पैकेजेस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर यूज हुए हुए होंगे तो वो काम फिर नहीं करेंगे। इवन के एंगुलर का जो सर्वर रन होता है, यानी कि जिस पर एंगुलर रन होती है, एनजी सर्व जब हम करते हैं, उसका भी पैकेज नोड मॉड्यूल्स में है। इसका मतलब है अगर सर मैं इसको उड़ा दूं तो आपके पास एंगुलर में कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तमाम एंगुलर का खुद का पैकेज भी, एंगुलर में यूज होने वाले पैकेजेस, उसकी डिपेंडेंसीज। अच्छा, पैकेज को डिपेंडेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिपेंडेंसी भी कहा जाता है। अच्छा देखो, मैंने नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर उड़ा दिया। पूरी एप्लीकेशन एक तरफ और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर एक तरफ। अगर मैं अभी आपको फर्स्ट ऐप की प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो इसका साइज कितना आ रहा है? KB मतलब आधी MB से भी कम। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अक्सर ऐसा हो गया भाई, अगर फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गए, अब तो एंगुलर का प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करेगा। अब कैसे लेके आए? देखो, मैं NG सर्व करने की कोशिश करता हूँ। टर्मिनल खोला, NG सर्व किया, एंटर किया, एरर आ जाएगा, नोड पैकेजेस में नोट बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, अगर डिलीट हो जाए तो इसको कैसे वापस लाया जाए? इसको वापस लाएंगे हम एक कमांड के थ्रू जिसे कहते हैं npm install। ये कमांड क्या करती है? चेक करती है प्रोजेक्ट में यूज होने वाले जितने भी पैकेजेस हैं और उनके जो वर्जन्स, जिन वर्जन्स के वो पैकेजेस थे, वो वापस से आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। तो कभी नोड मॉड्यूल्स आपके पास डिलीट हो जाए, या फॉर एग्जांपल कभी आपके पास टर्मिनल में कुछ कमांड चलाते हुए कुछ इस तरह से आए कि एनपीएम में कोई ऐसा पैकेज फाउंड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो पैकेज मिसिंग है नोड मॉड्यूल से, तब भी आप npm इंस्टॉल चलाओगे तो वो मिसिंग पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलीट हो जाए, कोई एक आध पैकेज भी मिसिंग है तब भी हम इसी को चलाएंगे, या उस पैकेज की कमांड भी चला सकते हैं दोबारा से। ठीक है, एंटर करते हैं तो npm चेक करेगा, यानी नोड पैकेट मैनेजर जो है वो चेक करेगा कि कौन कौन से पैकेजेस मिसिंग है, और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वापस से बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात है, जो पैकेजेस होते हैं उनके वर्जन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पैकेज निकालता हूं तो उसका वर्जन 1 निकालूंगा, फिर अपडेट करूंगा तो 2 निकालूंगा, अपडेट करूंगा तो 3। अब अगर मैंने नोड मॉड्यूल्स एक दफा डिलीट कर दिया और दोबारा से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सारे पैकेजेस, तो इसको कैसे पता है कि कौन से पैकेज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है? जरूरी तो नहीं है। जरूरी तो नहीं है। इसको कैसे पता कौन सा वर्जन करना है किस पैकेज का? भाई पैकेज तो करने हैं, लेकिन उनका कौन सा वर्जन करना है इसे कैसे पता? नहीं नहीं, पैकेजेस तो करेगा, पैकेजेस के भी वर्जन्स होते हैं। कि भाई फॉर एग्जांपल अगर सर्वर का पैकेज है एंगुलर का, तो उसका वर्जन 1.00 भी होगा, 1.001 भी होगा, 1.002 भी होगा। होगा तो कोई एक ही वर्जन का पैकेज ना उसमें। ठीक है, तो कौन सा वाले वर्जन का करेगा उसे कौन बताता है? ये नोड पैकेज मैनेजर को बताती है आपके प्रोजेक्ट में मौजूद पैकेज डॉट जेसन की फाइल। कौन सी फाइल? ये वो फाइल है जिसमें आपकी डिपेंडेंसीज, आपके पैकेजेस के वर्जन्स डिफाइन होते हैं।
यहाँ देखो एंगुलर का बिल्ड वर्जन है 21, एंगुलर का कॉमन वर्जन है 21, उसके राउटर का वर्जन है 21, RxJS का वर्जन है 7.8, ठीक है। TS लाइब्रेरी का यानी टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरी का ये वर्जन है। तो ये सारे वर्जन इसमें डिफाइंड होते हैं। और अगर इसमें कोई चेंजेस कर दे तो यहाँ पर एक फाइल होती है पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये एडिटेबल नहीं होती, ये एडिटेबल नहीं होती, ठीक है, ये लॉक्ड होती है। अगर फॉर एग्जांपल को पैकेज डॉट जेसन भी डिलीट कर दे तो पैकेज लॉग डॉट जेसन हमेशा आपके पास रहेगी। इसलिए दो फाइल्स दी जाती हैं कि अगर कोई पैकेज डॉट जेसन में खराबी करे तो पैकेज लॉग डॉट जेसन मौजूद है, जो कि एक्यूरेट फाइल होगी। क्या होगी? ये रेप्लिका ही होती है इसका, लेकिन ये लॉक्ड होती है। क्या होती है? इसमें कोई एडिट या चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एनपीएम को किससे पता चलता है? पैकेज डॉट जेसन से, ठीक है। जितने फ्यूचर में आप पैकेज इंस्टॉल करोगे, लेट सपोज अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ टेलविंड का, ठीक है, मैंने लिखा npm install tailwind वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपके पास उस टेलविंड की एक प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन हो जाएगी विद इट्स वर्जन, जिससे नोड को हमेशा पता रहेगा इसमें टेलविंड का पैकेज था और किस वर्जन का था। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स के बाद बड़ा छोटा सा फोल्डर है पब्लिक। पहले भी बता चुका हूँ, पब्लिक स्टैटिक फाइल्स के लिए होता है, यानी कि वो फाइल्स जो हम पब्लिकली अवेलेबल रखना चाहते हैं, जो कि हमारे सिक्योरिटी रीजंस का खतरा नहीं बनती, वो फाइल्स हम किस में रख देते हैं? पब्लिक में। जैसे वेबसाइट का लोगो, फेव आइकन, इमेजेस हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, ये सारी चीजें। लेकिन कभी भी सोर्स कोड हम पब्लिक में शेयर नहीं करते, यानी कि कोड हमने यहाँ करना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ सिर्फ फाइल्स आएंगे, ठीक है। और ये फेव आइकन एंगुलर का फेव आइकन है, जो कि इसने पहले से रखा हुआ है, हम ये डिलीट करेंगे और अपना रखेंगे जब हम अपना ऐप बनाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये छोटी मोटी फाइल्स हैं, जिनमें सबसे पहले गिट इग्नोर। गिट इग्नोर सबको पता है, जब हम फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे होते हैं तो हम गिट में ऐड कमिट करते हैं और गिटहब पर अपलोड करते हैं अपनी रेपोजिटरी में। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई फाइल्स और फोल्डर्स ऐसे हैं जो साइज में हैवी है या वो गिटहब पर नहीं जाने चाहिए, तो हम गिट इग्नोर में उनको डिफाइन कर देते हैं। जैसे नोड मॉड्यूल्स का जो आपके पास फोल्डर है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो नोड मॉड्यूल्स ना कभी भी, चाहे हम गिटहब पे रख रहे हो चाहे हम किसी को शेयर कर रहे हो, हम किसी को भी नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के साथ अपना प्रोजेक्ट नहीं भेजते, हमेशा डिलीट करके भेजते हैं। और डिलीट करके भेजा है तो फिर वो वहां पर npm इंस्टॉल की कमांड चलाएगा, जब वो खोलेगा तो उसके पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को साइज दिखाया था आधे केबी का, सॉरी आधे एमबी का। अब नोड मॉड्यूल्स हैं तो देखना साइज क्या है। मतलब पूरा प्रोजेक्ट 1 एमबी का भी नहीं है, और नोड मॉड्यूल्स के बाद कितना हो गया? तो जब तुम पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे तो कम से कम 1.5-2 GB पे जाएगा, और अगर नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर दोगे तो वो एमबी में आ जाएगा। इसी वजह से हम गिटहब पर या किसी को शेयर करते हुए नोड मॉड्यूल्स को शेयर नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी कर सकता है इंस्टॉल। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिफाइंड है गिट इग्नोर के अंदर, ठीक है। गिट इग्नोर में हम वो फाइल्स और फोल्डर डिफाइन करते हैं जो हम गिट की तरफ से इग्नोर करवाना चाहते हैं, जिसको गिट अपने पास सेव ना करे, ठीक है। उसके बाद है प्रिटियर। प्रिटियर बेसिकली एक एक्सटेंशन भी थी हमारे पास वीएस कोड के अंदर, जो कोड को फॉर्मेट रखती है, ठीक है, कोड को क्लीन अप रखती है, ठीक है, कोड का आर्किटेक्चर क्लीन अप रखती है। उस वो आपके पास यहाँ पर पूरा पैकेज बिल्ट इन आता है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये डिलीट कर दोगे प्रिटियर इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे ये कोड क्लीन रहता है आपका एंगुलर के अंदर। बात समझ आ गई? ठीक है, इसीलिए इसका नाम है प्रिटियर, ठीक है। उसके बाद है एंगुलर डॉट जेसन, ये क्या है बताया था? एंगुलर का CLI टूल हमने इंस्टॉल किया था। तो CLI टूल की इस प्रोजेक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है एंगुलर डॉट जेसन की फाइल। किसकी फाइल? ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन मैं आपको बता चुका हूँ, रीडमी की फाइल भी गिट के लिए होती है मोस्टली, लेकिन इसमें पहले से एंगुलर ने कुछ लाइंस लिख रखी है आपकी समझ के लिए कि भाई हाउ टू स्टार्ट अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर, एनजी सर्व कर लो आप गिट बैश खोल के, कंपोनेंट कैसे बनाओगे, हेल्प कैसे लोगे, बिल्ड कैसे निकालोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जब आप अपने गिटहब की रेपोजिटरी में अपलोड करते हो तो वहां ये रीडमी शो हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल tsconfig.json। ये बात हमें पता है कि ब्राउजर पर हम एंगुलर का प्रोजेक्ट चलाएंगे, और एंगुलर में चलती है टाइपस्क्रिप्ट, और टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता। जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे हमने ये बात भी डिस्कस करी थी कि टाइपस्क्रिप्ट को टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर TSC ट्रांसपाइल करता है जावास्क्रिप्ट में, और फिर जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करता है आपका ब्राउजर, ऐसा ही है वैसे, ठीक है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हर चीज इसमें आपको पहले से कॉन्फ़िगर करके दी गई है ताकि आप मेन डेवलपमेंट में फोकस कर सको, ठीक है। तो ये सारी कुछ फाइल्स हैं, और जो सबसे मेन फोल्डर है जहां हम अपना पूरा टाइम गुजारेंगे वो है सोर्स का फोल्डर। किसका फोल्डर है?
सोर्स का फोल्डर है, ठीक है। अब सोर्स के फोल्डर के अंदर हम पूरे डेवलपमेंट कोड करेंगे, जितने कंपोनेंट्स बनाएंगे, जितनी यूआई बनाएंगे, जितना कोड लिखेंगे, वो सब सोर्स में होगा। किसमें होगा? सोर्स के बाहर नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो HTML की फाइल हो, चाहे CSS की फाइल हो, चाहे टाइपस्क्रिप्ट की फाइल हो, यहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट नहीं बोलेगा, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, वो सब हम सोर्स में बनाएंगे। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो कि सोर्स के अंदर आपको रूट लेवल पर चार चीजें मिल रही हैं। एक ऐप का फोल्डर है, एक HTML फाइल इंडेक्स की, एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है मेन डॉट टी एस, और एक स्टाइल डॉट सी एस एस है। यूजुअली जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट बनाते थे तो एक प्रोजेक्ट की यूजुअली तीन मेन बड़ी फाइल्स होती थी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस और स्क्रिप्ट डॉट जी एस। तो ये मेन डॉट टी एस समझो स्क्रिप्ट डॉट जी एस से रिप्लेस हो गई। अब जावास्क्रिप्ट की जगह क्या लिख रहे हैं हम यूआई के लिए? टाइपस्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? टाइपस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बस। इतना सिंपल है, थोड़ा ऐसे सोचोगे तो आसान लगेगा, ठीक है। ये तीनों एंट्री पॉइंट फाइल्स हैं, ये तीनों ग्लोबल फाइल्स हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट टी एस और स्टाइल डॉट सी एस एस, ये ग्लोबल फाइल्स हैं। इनमें जो कुछ लिखा जाएगा वो पूरी एप्लीकेशन के लिए ग्लोबली इंप्लीमेंट होगा। क्या होगा? ग्लोबली। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसकी स्टाइल डॉट सी एस एस में आकर कोई सी एस एस लिख दी, जैसे मैंने कोई फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, किसी हेडिंग का कलर चेंज कर दिया, तो वो पर्टिकुलर सी एस एस पूरी एप्लीकेशन की यूआई पर लगेगी। इसमें हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं? हम फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट फैमिली पूरी एप्लीकेशन में क्या होगी? ग्लोबली एक जैसी होगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैं स्टाइल्स डॉट सीएसएस खोलूं तो ये कह रहा है यू कैन ऐड ग्लोबल स्टाइल्स टू दिस फाइल। ग्लोबल का क्या मतलब होता है? सबके लिए, ठीक है। तो ये मेन तीन बड़ी फाइल्स हैं। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करी थी कि एंगुलर जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि एंगुलर कभी भी रीलोड अपने आप को नहीं करती। कुछ चीजों के अलावा कि एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह लग रही है उसमें भी ये रीलोड नहीं करती है, लेकिन कुछ हार्ड रीलोडिंग है तो उसमें आप करवा सकते हो इसे रीलोड, ठीक है। जान पूछकर आप कोड लिखकर रीलोड करवा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि एंगुलर में हमेशा एक ही HTML की फाइल सर्व होती है, और वो इंडेक्स डॉट HTML की फाइल है। कौन सी फाइल सर्व होती है? ठीक है, इसी के अंदर राउट की बेस पर कंटेंट चेंज हो रहा होता है, और वो कौन करता है? इंक्रीमेंटल डॉम करता है। कौन करता है? इंक्रीमेंटल डॉम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर, एक ही HTML की फाइल सर्व होगी तो रीलोड का कोई चांस नहीं। एंगुलर की ऐप जहां से चलना शुरू होती है ना, वो मेन एंट्री पॉइंट है मेन डॉट टी एस। सबसे पहले मेन डॉट टी एस चलती है। कौन चलती है? मेन डॉट टीएस। अच्छा सर, मेन डॉट टीएस खोलते हैं, क्या भला है सर? ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ आ रही है, ऐप लिखा हुआ है, और वो ऐप ना इंपोर्ट हो रहा है कहीं से। क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ से हो रहा होगा? ऐप की फाइल से हो रहा होगा शायद, है ना, कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो ये आपके पास जो मेन डॉट टीएस है, ये रन कर रहा है ऐप को। किसे रन कर रहा है? और वो ऐप ये है जो फोल्डर है, अभी ये खोला नहीं है हमने, ठीक है। अगर हम इस फोल्डर को खोलते हैं तो इसमें हमें 6 फाइल्स मिलती हैं। कितनी फाइल्स मिलती हैं? 6। ऐप इज अ कंपोनेंट। ऐप क्या है? एक कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो ऐप है इसके अंदर आपको कितनी फाइल्स मिल रही है? 6। एक आपको मिल रही है टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िग की फाइल, जो कि ऐप की है। ये बेसिकली ऐप की टाइपस्क्रिप्ट फाइल नहीं है, ये पूरी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन की टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। यानी कि इसमें जो कोड लिखूंगा वो पूरी एप्लीकेशन पर लगेगा। किस पर लगेगा? पूरी एप्लीकेशन पर लगेगा। फिर है ऐप की सीएसएस फाइल, जिसमें हम ऐप की सीएसएस लिख सकते हैं। किसकी? ऐप डॉट एचटीएमएल की सीएसएस लिख सकते हैं। किसकी? ऐप डॉट सीएसएस की। और इस ऐप की जो हम टाइपस्क्रिप्ट की लॉजिक लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? ऐप डॉट टीएस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ऐप डॉट टीएस के अंदर। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया था, जो स्पेक डॉट टीएस है, ये एक ऐसी फाइल होती है जो हर कंपोनेंट के साथ आपको मिलती है, और ये यूज होती है कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए। कि अगर फॉर एग्जांपल आपको नैवबार टेस्ट करना है, आपको कार्ड को टेस्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अभी हम टेस्टिंग यूनिट में नहीं है। ये प्रोडक्शन लेवल पे यूज होती है फाइल। कहाँ यूज होती है? ठीक है, तो अभी तो कुछ बनाया नहीं, तो प्रोडक्शन तो दूर की बात है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल मिलती है, ऐप राउट्स डॉट टीएस। ये वो फाइल है जिसमें पूरी एप्लीकेशन के राउट डिफाइन होंगे, कि यूआरएल में क्या राउट होगा, उस पर कौन सी चीज लोड होगी यूजर के सामने। जैसे लारावेल में हम राउट डिफाइन करते थे कि राउट के ऊपर कौन सा मेथड चलेगा या क्या व्यू नजर आएगा, इसी तरह इस पूरी एप्लीकेशन के राउट्स हम ऐप राउट्स डॉट टीएस में डिफाइन करते हैं। इतना सबको समझ आ गया? क्लियर है? ये हो गया हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है।